हेलो बच्चों। हम बीएससी फर्स्ट ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में एस ब्लॉक के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज का अध्ययन किया है। अब उसी क्रम में आज हम एस ब्लॉक में विकर्ण संबंधों का अध्ययन करेंगे तथा साथ ही साथ कुछ तत्वों का जो असंगत व्यवहार है लिथियम का और बेरिलियम का, उसका भी अध्ययन करेंगे और दोनों की तुलना करेंगे। ये असंगत व्यवहार क्यों दर्शाते हैं और ये विकर्ण संबंध क्यों दर्शाते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। लिथियम के असंगत व्यवहार के बारे में अध्ययन करते हैं। सभी क्षार धातुओं और आयन में छोटे आकार के कारण ये सर्वाधिक ध्रुवण क्षमता प्रदर्शित करता है, जिसके फलस्वरूप ससंयोजी गुण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, लिथियम की आयनन ऊर्जा व विद्युत ऋणता अन्य सारे धातुओं की अपेक्षा सर्वाधिक होती है। ये वायु से आसानी से प्रभावित नहीं होता तथा गलाने पर भी अपनी चमक नहीं होता। लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की तुलना में अधिक दुर्बल क्षार है। यह अन्य क्षार धातुओं की तुलना में अधिक कठोर तथा हल्का होता है। ये जल से धीरे धीरे क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करता है। ठीक है, देखो इसके गुण हैं जो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़े हैं ना, उनसे तुलना करके कि असंगत व्यवहार क्यों दर्शाता है। अब इससे क्या होता है, वायु या ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो ये केवल मोनोऑक्साइड देता है, जबकि अन्य धातुएं परऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड भी बनाती है। क्षार धातु केवल लिथियम है जो नाइट्रोजन से क्रिया करके क्या बनाती है, नाइट्राइड बनाती है। लिथियम हाइड्रोक्साइड रक्त तत्व में विघटित होकर लिथियम ऑक्साइड बनाता है, जबकि अन्य क्षार धातु हाइड्रोक्साइड विघटित नहीं होते। LiCO3 विलयन में ज्ञात है लेकिन ठोस अवस्था में नहीं पाया जाता, जबकि अन्य क्षार धातुओं के बाइकार्बोनेट, जो इसका LiCO3 बाइकार्बोनेट है ना, ये क्या है ना, ठोस अवस्था में नहीं पाया जाता, केवल विलयन पाया जाता है। अन्य क्षार धातुएं ठोस अवस्था में मिलती है बाइकार्बोनेट के रूप में। लिथियम सल्फेट ही केवल क्षारीय धातुओं में वो सल्फेट है जो द्विक लवण नहीं बनाता, जैसे एलम नहीं बनाता। लिथियम को जब अमोनिया के साथ गर्म किया जाता है तो इमाइड Li2NH में बदल जाता है, जबकि अन्य क्षार धातुएं एमाइड बनाते हैं। सेकंड ए वर्ग के सदस्य मैग्नीशियम के साथ लिथियम समानता प्रदर्शित करता है। ये समानता क्या कहलाती है, विकर्णी संबंध कहलाती है। तो अब चलो हम देखते हैं इनका लिथियम का विकर्ण संबंध मैग्नीशियम के साथ में। चलो देखते हैं लिथियम और मैग्नीशियम में क्या समानताएं हैं। लिथियम और मैग्नीशियम दोनों ही अपने वर्ग के अन्य धातुओं की तुलना में कठोर एवं हल्की धातुएं हैं। लिथियम और मैग्नीशियम दोनों ठंडे जल से धीमी गति से क्रिया करते हैं और दोनों के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बहुत कम घुलनशील है। दोनों के हाइड्रोक्साइड गर्म करने पर विघटित हो जाते हैं एवं लिथियम और मैग्नीशियम दोनों के नाइट्रोजन से संयोग करके नाइट्राइड बना लेते हैं। ठीक है, लिथियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑक्सीजन के आधिक्य से अभिक्रिया करके परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड नहीं बनाते हैं। लिथियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट गर्म करने पर विघटित होकर ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। लिथियम और मैग्नीशियम दोनों के ही बाइकार्बोनेट ठोस अवस्था में नहीं बनते हैं। लिथियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड दोनों ही एथेनॉल में विलयशील हैं। लिथियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड दोनों ही प्रस्वेद यौगिक हैं तथा जलीय विलयन में H2O लिथियम क्लोराइड .2H2O और मैग्नीशियम क्लोराइड .HH2O हाइड्रेट के रूप में क्रिस्टलीय होते हैं। ठीक है, तो इनकी कुछ समानता थी जिनसे हमें पता चल रहा था कि ये विकर्णी संबंध क्यों देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब पहले बेरिलियम का असंगत व्यवहार देख लेते हैं, फिर बेरिलियम का एल्यूमिनियम के साथ विकर्णी संबंध देखेंगे। ठीक है, अब बेरिलियम क्या है, क्षारीय मृदा धातु का फर्स्ट एलिमेंट है और इसका असंगत व्यवहार कैसे दर्शाते हैं इसको समझते हैं। छोटे आकार के कारण इसमें सर्वाधिक धात्विक बंधन होता है, जिसके कारण सभी क्षारीय मृदा धातुओं में सबसे अधिक कठोर होता है। ठीक है, बेरिलियम का क्वथनांक व गलनांक सबसे अधिक होता है। सर्वाधिक आयनन विभव के कारण ये कम क्रियाशील है। अधिक आवेश घनत्व के कारण इसका ध्रुवण, जो अधिक आवेश घनत्व होता है इसका, तो ध्रुवण प्रभाव सर्वाधिक होता है, तो सहसंयोजक बंध बनाता है। बेरिलियम क्षारों में घुलकर हाइड्रोजन मुक्त करता है, जबकि अन्य क्षारीय मृदा धातु क्षारों से क्रिया नहीं करते। जैसे बेरिलियम में सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारों के साथ घुला हाइड्रोजन के साथ और क्या बनाया हमने, यहाँ पे तो सोडियम बेरिलेट बन गया और हाइड्रोजन मुक्त कर दिया। बेरिलियम के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड उभयधर्मी प्रवृत्ति के होते हैं। एल्यूमिनियम के समान इसके कार्बाइड जल अपघटन पर मेथेन देते हैं। देखो एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, एल्यूमिनियम के समान इसके कार्बाइड जल अपघटन पर क्या देते हैं, हमें मेथेन बनाते हैं। इसके छोटे आकार के कारण संकुल बनाने की प्रवृत्ति प्रबल होती है।
ये एल्यूमिनियम के साथ विकर्ण संबंध दर्शाता है। ठीक है, ये बेरिलियम का असंगत व्यवहार हो गया। अब एल्यूमिनियम के साथ विकर्ण संबंध की तुलना कर लेते हैं हम, ताकि हमें पता चल जाए कि विकर्ण संबंधों के क्या क्या कैरेक्टर होते हैं। अब बेरिलियम और एल्यूमिनियम विकर्ण संबंध की तुलना करते हैं। बेरिलियम और एल्यूमिनियम में अधिकांश गुणों में समानताएं पाई जाती है। इस प्रकार अब देखते हैं, दोनों धातुओं के विद्युत ऋणता के मान समान हैं। इन दोनों पर जो दोनों धातु है ना, बेरिलियम और एल्यूमिनियम, इनके आवेश त्रिज्या के अनुपात भी लगभग समान होते हैं, जो कि इनकी तीव्रता जो फील्ड स्ट्रेंथ की समानता प्रदर्शित करते हैं। दूसरा देखते हैं, इन धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की संरक्षित फिल्म बनने के कारण बेरिलियम और एल्यूमिनियम दोनों धातुएं अम्लों के प्रति प्रतिरोधक है। दोनों धातुएं प्रबल क्षारकों से अभिक्रिया करके घुलनशील यौगिक बेरिलेट आयन बनाते हैं और एल्यूमिनेट बनाते हैं। बेरिलियम और एल्यूमिनियम के क्लोराइड वाष्प अवस्था में सेतु बंधित क्लोराइड बनाते हैं। देखो, बेरिलियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड ये ब्रिज क्लोराइड बनाते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, दोनों में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, जलीय विलयन में बेरिलियम और एल्यूमिनियम के गुणों का अध्ययन कर रहे हैं। तो जलीय विलयन में इन धातुओं के लवण जलयुजित आयन के रूप में रहते हैं और आवेश त्रिज्या अनुपात में समानता के कारण बेरिलियम और एल्यूमिनियम आयनों द्वारा जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति प्रबल होती है। जैसे बेरिलियम चतुष्फल के जटिल यौगिक BF4 बनाता है तथा एल्यूमिनियम अष्टफल के जटिल यौगिक LF6 बनाता है। चलो अब एस ब्लॉक तत्वों के कुछ अन्य गुण भी अध्ययन कर लेते हैं। जैसे एस ब्लॉक तत्वों के जैविक तंत्र में क्या कार्य होते हैं, बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या क्या इंपॉर्टेंस है इनकी एस ब्लॉक तत्वों की। देखो, आवेश संतुलन में कैसे शरीर में कई ऋणावेशित जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं, इन तत्वों के धनायन इन ऋणावेशित कणों के आवेश को संतुलित कर देते हैं, आवेश संतुलन करते हैं। ये कोशिकाओं में जो कोशिकाओं के भीतर पराशरण दाब को संतुलित करते हैं, जिससे कोशिकाएं ज्यादा फूलकर फट न जाए और सिकुड़ भी न जाए। ठीक है, पराशरण दाब को संतुलित करते हैं। कैसे करते हैं? सोडियम पोटेशियम रासायनिक दृष्टि से एक दूसरे के बहुत निकट होते हैं, जबकि जैविक दृष्टि से इनके गुण एकदम भिन्न होते हैं। सोडियम आयन जो आपने बायो में पढ़ा भी होगा, जिन्होंने बायो नहीं पढ़ी, मैथ्स स्टूडेंट है, वो भी एक बार समझ लें। सोडियम आयन कोशिकाओं में से तेजी से बाहर निकल सकते हैं, जबकि पोटेशियम आयन नहीं निकल सकते हैं। इस आयन परिवहन को कई बार सोडियम पंप भी कहा जाता है, जिसमें सोडियम आयन तेजी से जैविक कोशिका से बाहर निकलते हैं, जबकि पोटेशियम आयन तेजी से कोशिका के भीतर प्रवेश कर जाते हैं। जंतु कोशिका के बाहर और भीतर के तरल द्रव्य जो फ्लूइड होता है का विश्लेषण करने पर सोडियम पंप की पुष्टि होती है। सामान्य स्थिति में कोशिकाओं में देखो, ये कोशिका होती है, कोई भी कोशिका, जैसे ये सेल है, इसमें ये बाहर की साइड है और ये अंदर की साइड है। तो भीतर की साइड में तो जैसे कोशिका के दो पार्ट है, ये जैसे इसको हम ऐसे देखें, मान लो ये कोशिका है अंदर वाली, तो ये सोडियम आयन कहाँ रहते हैं? बाहर की साइड में, और पोटेशियम आयन कहाँ रहेंगे? इसके भीतर, ये कोशिका के भीतर की साइड में। अब यहाँ पर एक गैप बनाएंगे तो सोडियम पोटेशियम पंप का कार्य करेगा बैलेंस करने के लिए आयनों को। ठीक है, सामान्य स्थिति में पोटेशियम आयन की सांद्रता 0.15 एम, सोडियम आयन की सांद्रता 0.01 एम होती है। हमें सांद्रता की कंसंट्रेशन देख लेते हैं एक बार रफली, हमें बहुत ज्यादा काम की नहीं है हमारी कंसंट्रेशन। शरीर में जो लिम्फ और ब्लड में पोटेशियम आयन की सांद्रता 0.003 एम तथा सोडियम आयन की सांद्रता 0.15 एम होती है। आयनों के परिवहन में जो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उसकी पूर्ति हेतु एटीपी क्या एडीपी में टूटता है तो फॉस्फेट बनाता है, तथा एटीपी के एक अणु से जो ऊर्जा निकलती है वो सोडियम के 3 आयनों को कोशिका से बाहर निकलने के लिए पर्याप्त होती है। अतः कोशिका के भीतर व बाहर सोडियम पोटेशियम अनुपात के मान में परिवर्तन होने से कोशिका भित्ति से सेल मेम्ब्रेन होता है, उस पर एक विद्युत विभव उत्पन्न हो जाता है। जो कोशिका जो अब देखो, ये विभव क्या करता है? तंत्रिका और मांसपेशियों को कार्यप्रणाली के लिए आवश्यक है। कोशिका के भीतर जब ग्लूकोज प्रवेश करता है तो उसके साथ सोडियम आयन भी प्रवेश कर जाता है, अतः कोशिका में सोडियम आयन का बाहर निकलना अत्यंत आवश्यक होता है। इसके विपरीत पोटेशियम आयन कोशिका में ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म, प्रोटीनों के संश्लेषण में कुछ एंजाइमों के सक्रिय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अतः इनका कोशिका के भीतर रहना आवश्यक है। अब देखते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन शरीर तंत्र पर उतना ही महत्वपूर्ण है जितना, देखो ये तो सोडियम पोटेशियम का देख लिया, कैल्शियम मैग्नीशियम के बारे में देखते हैं, जितना सोडियम और पोटेशियम का। जंतु कोशिकाओं के भीतर मैग्नीशियम आयन सांद्रता अधिक होती है, जबकि कोशिकाओं के बाहर कैल्शियम आयन की सांद्रता उच्च होती है। मैग्नीशियम आयन एटीपी के साथ संकुल रहते हैं और फॉस्फोहाइड्रोलिसिस तथा फॉस्फोट्रांसफरेसिस का अवयव होता है, जो ऊर्जा उत्पन्न उत्सर्जन हेतु एटीपी के साथ अभिक्रियाओं में एंजाइम उत्प्रेरक का कार्य करता है। ठीक है, तो देखो मैग्नीशियम कहाँ काम कर रहा है? हमारा एंजाइम उत्प्रेरक के रूप में एटीपी में काम कर रहा है।
और सोडियम पोटेशियम कहाँ काम कर रहे हैं? सोडियम पंप के रूप में हमारे काम कर रहे हैं। अब इसके अलावा हम देखते हैं कि जो मैग्नीशियम आयन है वो कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में, पेड़ पौधों की पत्तियों में। हम सबने फोटोसिंथेसिस में देखा है कि पेड़ पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल में क्या होता है? मैग्नीशियम आयन उसका सेंट्रल पार्ट होता है। ठीक है, तो ये हमारा इसका जो बायोलॉजी बायोसिस्टम है उसमें एस ब्लॉक तत्वों की भूमिका हमने देखी। आगे और देखते हैं। अब हम देखते हैं ग्रिग्नार अभिकर्मक। देखो ग्रिग्नार रिएजेंट क्या होता है? आरएमजीएक्स। मैग्नीशियम कौन सा कहाँ पाया जाता है? क्षारीय मृदा धातुओं में। क्षारीय मृदा धातु तत्व है ना। तो अब हम देखेंगे ग्रिग्नार अभिकर्मक में भी एस ब्लॉक तत्वों का योगदान है। साफ साफ पता चल रहा है, इसके बिना कैसे बनेगा? क्षारीय मृदा धातुओं के यौगिकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मैग्नीशियम के मिश्रित यौगिक जो ग्रिग्नार अभिकर्मक है। इन यौगिकों की सहायता से कई कार्बनिक अभिक्रिया, जैसे हमने बहुत सी केमिकल रिएक्शंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखते हैं कि बहुत सी केमिकल रिएक्शंस ग्रिग्नार अभिकर्मक के माध्यम से संपन्न करवाई जाती है। कैसे बनाते हैं? एल्किल हैलाइड की क्रिया करवाते हैं मैग्नीशियम से शुष्क ईथर की उपस्थिति में। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बनता है जो कि ग्रिग्नार अभिकर्मक कहलाता है। अब अगर ग्रिग्नार अभिकर्मक के गुणों की बात करें तो वैसे हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको काफी डीपली पढ़ा है, फिर भी और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो आगे की क्लासेस में इसको देखेंगे। फिर भी हम एक बार यहाँ पे ब्रीफली देख लेते हैं कि ग्रिग्नार अभिकर्मक कैसे काम करता है, क्या इसके गुण होते हैं, कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस होती है। देखो मैग्नीशियम के कार्यदात्री यौगिक अत्यंत विलयशील क्रियाशील होते हैं। तो ग्रिग्नार अभिकर्मकों के संश्लेषण में शुष्क ईथर माध्यम में लेने के शुष्क ईथर ही क्यों लेते हैं? क्योंकि इसकी अत्यधिक क्रियाशीलता, इसलिए काम में लेते हैं क्योंकि शुष्क ईथर इसकी क्रियाशीलता को नियंत्रित करता है और ये नमी जलवाष्प के साथ भी क्रिया करके जल अपघटित हो जाते हैं। इसीलिए बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, उसमें नमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब CO2 के साथ जब ग्रिग्नार अभिकर्मक क्रिया करता है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल देता है। कार्बोनिल यौगिकों के साथ क्रिया करता है ग्रिग्नार अभिकर्मक तो टर्सरी अल्कोहल देता है। एल्डिहाइड के साथ क्रिया करेगा तो सेकेंडरी अल्कोहल देगा। अब आयोडीन के साथ क्रिया करता है तो एल्किल आयोडाइड देता है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हम देख रहे हैं। हाइड्रोजन यौगिकों के साथ क्रिया जब जैसे ग्रिग्नार अभिकर्मक के हाइड्रोजन यौगिकों के साथ सक्रिय हाइड्रोजन वाले यौगिकों के साथ क्रिया करवाएं तो एल्केन देता है। ग्रिग्नार अभिकर्मक की बेरिलियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाई जाए तो डाईएल्किल बेरिलियम बनाता है, डाईएल्किल बेरिलियम बनाता है। ठीक है, लास्ट में हमारी इसकी संरचना के बारे में बात करते हैं। हम जनरल अभिक्रिया दर्शाई गई है। संरचना की बात करें तो देखो क्या होता है। ग्रिग्नार अभिकर्मक संरचना काफी समय से विवाद का विषय रही थी। इसकी इथेरी विलयन से प्राप्त क्रिस्टलीय ठोस से ग्रिग्नार अभिकर्मक के एक्स किरण विश्लेषण के अनुसार इसके मैग्नीशियम परमाणु चतुष्फल की अवस्था में होते हैं, जबकि विलयन अवस्था में ग्रिग्नार अभिकर्मक की कई प्रकार की संरचनाएं साम्य में रहती है। ठीक है, ग्रिग्नार अभिकर्मक के उपयोग की बात करें तो ग्रिग्नार अभिकर्मक का कार्बनिक रसायन में संश्लेषण में सर्वाधिक महत्व है। इसके निर्माण, इसकी सहायता से महत्वपूर्ण कार्बधातुओं की यौगिकों जैसे टेट्राएथिलेट, डाइथिल मरकरी आदि का भी निर्माण किया जाता है। तो बच्चों ये हमारे ग्रिग्नार अभिकर्मक के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स खत्म हो गए। नेक्स्ट लेक्चर हमारा इस ब्लॉक का लास्ट लेक्चर होगा। इसमें जो रिमेनिंग पार्ट बच रहा है उसको कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।